Okay friends, so the next exercise is exercise number 8. 8th क्या है? Explain the importance of fossils in deciding evolutionary relationship. Deciding evolutionary relationship. ठीक है, अभी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म किस स्पीशीज से या किस प्रीवियस स्पीशीज से इवॉल्व हुआ है, इस रिलेशनशिप को जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इसको कहते हैं। या फिर कौन सा ऑर्गेनिज्म पहले इवॉल्व हुआ है, इसको हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहते हैं। तो फॉसिल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इन डिसाइडिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब ये फॉसिल इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को डिसाइड करने में कैसे हमारी मदद करते हैं, ये कैसे मदद करते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि जब हम फॉसिल्स देखते हैं तो हम दो प्रकार से उसकी स्टडी करते हैं। एक तो था, हमने देखा लेयरिंग, जो डीप हमें मिलेंगे दे हैव इवॉल्व्ड अर्लियर, ठीक है। जो अपर लेयर में मिलेंगे फॉसिल दे हैव इवॉल्व्ड लेटर, ठीक है। तो इस प्रकार जब हम लेयरिंग से स्टडी करते हैं फॉसिल्स की, तो जो डीप लेयर्स में हमें फॉसिल्स मिलती हैं उससे हम ये डिसाइड करते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म होंगे ये प्रीवियसली इवॉल्व हुए होंगे, और जो अपर लेयर्स में हमें फॉसिल्स मिलते हैं वो हम ये डिसाइड करते हैं कि वो बाद में इवॉल्व हुए होंगे, ठीक। तो इस प्रकार इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को डिसाइड करने में फॉसिल्स हमारी बहुत मदद करते हैं। इसी प्रकार जब फॉसिल्स में हम कार्बन डेटिंग करते हैं तो कार्बन डेटिंग से भी हमें पता चलता है कि कौन सा फॉसिल कितना ओल्ड है, और इस प्रकार उसकी एज को जब हम डिसाइड कर पाते हैं कार्बन डेटिंग से, तो भी हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो जो पॉइंट है जिससे हम फॉसिल की स्टडी करते हैं, दे हेल्प अस इन डिसाइडिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट एविडेंस what evidence do we have for the origin of life on earth, life from inanimate matter, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि कैसे जो मिलर एंड यूरे का जो प्रयोग था, एक्सपेरिमेंट था, वो जो है उसमें उन्होंने बताया कि कैसे जो लाइफ अर्थ पे जो है आई होगी और अपीयर हुई होगी, तो कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया मिलर एंड यूरे ने? चूंकि प्रिमिटिव अर्थ जो थी, जब हम देखते हैं कि अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ, देखिए एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशन में, कि इवोल्यूशन सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। जो इवोल्यूशन, जो चेंजेस हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन, ठीक है। लेकिन इवोल्यूशन हर एक चीज में हो रहा है, ठीक है। यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो कोई सा भी जो है सैटेलाइट हो, ठीक है, वो कोई सा भी प्लैनेट हो, सभी में इवोल्यूशन हो रहा है। चाहे वो सन हो, सभी में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और ये सभी चेंजेस इवोल्यूशन कहलाते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स में जब इवोल्यूशन हुआ और अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, अर्थ की हम थ्योरी पढ़ते हैं, बैंग बैंग थ्योरी, जिसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे अर्थ का इवोल्यूशन हुआ। तो ये जो थ्योरीज है ये हमें बताती है कि जब अर्थ का इवोल्यूशन हुआ, जब अर्थ जो है एग्जिस्टेंस में आई, तब वहाँ पे जो एनवायरनमेंट था वो कैसा था? बहुत हॉट एनवायरनमेंट था, ठीक है। और उस वक्त बहुत सारी गैसेस जो थी वो अवेलेबल थी। कौन सी गैसेस? नाइट्रोजन,
ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है, ये जो सभी गैसेस थी, और कार्बन, ठीक। तो ये जो सभी प्रोडक्ट्स, जो ये जो गैसेस थी, ये उस वक्त उस एनवायरनमेंट में थी, और उस वक्त जो अर्थ का एनवायरनमेंट था बहुत हीटेड था, ठीक है। तो मिलर एंड यूरे जो थे, उनका एक्सपेरिमेंट बहुत ही जो है फेमस एक्सपेरिमेंट है, फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ का एक्सपेरिमेंट कहा जाता है उस एक्सपेरिमेंट को, जिसमें कि उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने ऐसा ही एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस किया, ठीक है। जब उन्होंने ये सभी गैसेस ली, ठीक है, और उसमें उन्होंने क्या किया, इस प्रकार से एक प्रयोग किया, बॉइलिंग वाटर लिया, ठीक है, और यहाँ पर जो है इस प्रकार से इसमें गैसेस ली और उसमें करंट जो है उन्होंने प्रोड्यूस किया, ठीक है, और यहाँ पे बॉइलिंग वाटर था जिससे जो स्टीम है वो जा रही है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, गैसेस हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस जो उस वक्त थी अर्थ पर, ये गैसेस उसका मिक्सचर उन्होंने लिया, ठीक है। तब उन्होंने इस प्रयोग से बताया कि इन सभी पदार्थों से, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड से मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जैसे मॉलिक्यूल्स बने, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल्स जो थे, ये जब बने कार्बन मॉलिक्यूल्स, इसके बाद क्या बना, इसके बाद जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और इससे जो है इलेक्ट्रिसिटी या करंट जब इसमें दिया, तब उस प्रयोग से उन्होंने प्रोटीन, अमीनो एसिड्स जैसे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बने, जो कि क्या थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने। और ये अमीनो एसिड्स, आपको पता है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन्हीं अमीनो एसिड से मिलके बनते हैं, और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या है, एक प्रकार से मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, और यहां से ही सबसे पहले लाइफ की स्टार्ट हुई, और लाइफ को स्टार्ट करने के लिए ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि हमें पता है कि एक सेल में जो है ये सभी तो होता ही है, ठीक है, गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ठीक है, डिफरेंट मिनरल्स, मॉलिक्यूल्स तो होते हैं, लेकिन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स सबसे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जब बने, तब इस प्रयोग से मिलर एंड यूरे ने ये बताया कि किस प्रकार जो लाइफ है वो इनएनिमेट मैटर से बनी हुई है, ठीक है, क्योंकि ये सभी क्या है, ये तो हैं एबायोटिक मैटर्स, ये सभी इनएनिमेट मैटर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने प्रोटीन बनाया, और प्रोटीन से फिर एनिमेटेड मैटर बना, सेल्स फॉर्म हुई, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो एक्सपेरिमेंट था मिलर एंड यूरे का, इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने बताया, ये एविडेंस दिया कि किस प्रकार इनएनिमेट मैटर से, ठीक है, अजीवित पदार्थों से मिलकर लाइफ का ओरिजिन हुआ अर्थ पे, ठीक। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 10, ओके, इनटू द नेक्स्ट video. Okay, now the exercise number 10th. What is it? Explain how sexual reproduction gives rise to more viable variation than asexual reproduction. How does this affect
evolution of those organism that produces sexually, that produce sexually। ठीक है, तो ये हम बार बार पढ़ चुके हैं कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें क्या होता है कि जो प्रोजेनी है वो डिफरेंट टू ऑर्गेनिज्म से उसके जो जीनोटाइप है वो उसे मिलता है, उसे जीन्स ट्रांसफॉर्म होते हैं फ्रॉम द टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, और इसलिए उसमें वेरिएशन की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन तभी होता है जब डीएनए कॉपिंग में स्मॉल इनएक्यूरेसीज हों। यदि उस डीएनए कॉपिंग में बहुत ज़्यादा इनएक्यूरेसीज होगी तो वो जो न्यू वेरिएंट है वो वायबल नहीं होगा इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वायबल वेरिएशन मतलब क्या, कि ऐसे वेरिएशन जो वायबल हों, जो सरवाइव भी कर सके। यदि बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाएंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान तो जो न्यू प्रोजेनी है दैट मे नॉट बी सर्वाइव ड्यू टू द वेरी डिफरेंट वेरिएशन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा वेरिएशन होते हैं बिकॉज दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से जो न्यू प्रोजेनी है उसको जो जीन्स हैं वो दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से पास ऑन होते हैं और इसलिए उसमें वेरिएशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। और ये जो चेंजेस होते हैं जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जो चेंजेस होते हैं तो वो इवोल्यूशन में ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा चेंजेस होंगे, जब ज़्यादा वेरिएशन होंगे तो क्या होगा, दे विल अफेक्ट द इवोल्यूशन। जब वेरिएशन ज़्यादा होंगे, ठीक है, क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इंक्रीज्ड वेरिएशन पॉसिबिलिटी, और इंक्रीज वेरिएशन मतलब इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि वेरिएशन जब इनहेरिट होते हैं तो वो इवोल्यूशन में जो है अफेक्ट करते हैं, इवोल्यूशन को अफेक्ट करते हैं। तो जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब ये चेंजेस और चेंज होते जाएंगे और इनहेरिट होते जाएंगे तो ये क्या करेंगे, इवोल्यूशन करेंगे कंप्लीट न्यू स्पीशीज का। ठीक है, तो जब इवोल्यूशन जब हम देखते हैं तो जब सब पॉपुलेशन होती है तभी हमने देखा था कि जब जीन फ्लो ब्रेक होता है तो क्या होता है, जीन फ्लो ब्रेक होने की वजह से जब न्यू पॉपुलेशन में एक ऑर्गेनिज्म ब्रीड करता है तो क्या होता है, वहाँ पर नई वैरायटी प्रोड्यूस होती है और स्पीसिएशन की संभावना बढ़ती है। तो इवोल्यूशन की संभावना भी बढ़ेगी जब वेरिएशन बढ़ेंगे, और वेरिएशन कब बढ़ेंगे, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो इस प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन में बिल्कुल हेल्प करता है और अफेक्ट करता है उसको। ठीक, नाउ द नेक्स्ट इज 11th, हाउ इज the equal genetic contribution of male and female parents ensure in the progeny। ठीक है, तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल का इक्वल कॉम्बिनेशन कैसे होता है, इक्वल कंट्रीब्यूशन कैसे इंश्योर किया जाता है, ये पूछा गया है। तो क्या होता है कि जब गैमेटोजेनेसिस होती है तो गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, गैमेट्स फॉर्मेशन होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, और ये मेल एंड फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं, दे आर हैप्लॉइड सेल। ठीक है, और ये हैप्लॉइड सेल जब दो डिफरेंट हैप्लॉइड सेल का जब फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन होता है, मैटिंग होती है, तभी न्यू प्रोजेनी बनती है। और इस प्रकार जो ये हैप्लॉइड सेल होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट सेल, उनसे हाफ
ऑफ द जीन्स जो हैं मेल से मिलते हैं प्रोजेनी को, और हाफ ऑफ द जीन्स जो हैं वो फीमेल प्रोजेनी से फीमेल पेरेंट से मिलते हैं प्रोजेनी को। तो इस प्रकार जब ये हाफ ऑफ द जीन्स जो हैप्लॉइड सेल जो कि गैमेट सेल होती हैं, मेल्स में जो है स्पर्म्स गैमेट सेल हैं, फीमेल्स में एग्स या ओवम्स जो है वो गैमेट सेल हैं। तो जब इनका फ्यूजन होता है तो जब न्यू जायगोट फॉर्म होती हैं, ठीक है, तो इस जायगोट में जो जेनेटिक कंट्रीब्यूशन होता है वो हाफ ऑफ द पेरेंट्स, एक half of the genetic contribution is acquired from the male and half of the contribution acquired from the female gametes। और इस प्रकार से जो जेनेटिक मेकअप होता है उसमें कंट्रीब्यूशन इक्वली होता है फ्रॉम द मेल एंड फीमेल पेरेंट। ठीक, तो ये किस प्रकार होता है, तो ये होता है गैमेट फॉर्मेशन, और ये गैमेट का हैप्लॉइड गैमेट्स होते हैं। जब ये मिलते हैं फर्टिलाइजेशन होता है तो जो जायगोट बनती है वो एक डिप्लॉइड सेल होती है, और इस प्रकार ये डिप्लॉइड सेल जब इसमें डेवलपमेंट होता है, जब इसमें जो है ये जब रीजनरेट करती है, इसमें जब मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है, तो इससे जो है न्यू प्रोजेनी फॉर्म होती है। उस न्यू प्रोजेनी में दोनों ही पेरेंट का कंट्रीब्यूशन इक्वल होता है, दैट इज टू बी रिमेंबर। ठीक, नाउ 12th, only variation that confer an advantage to an individual organism will survive in a population. Do you agree with this statement? Why? Why not? ठीक है, अब इस स्टेटमेंट में क्या पूछा गया है कि वो वेरिएशन, ठीक है, दैट कन्फर एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, okay, so only variation that confer advantage to an individual organism will survive in a population. Do you agree with the statement? Why or why not? ठीक है, तो इन्होंने बताया कि वही वेरिएशन जिसका कि सर्वाइवल एडवांटेज है, ठीक है, वो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में जो है क्या करेगा, सरवाइव करेगा पॉपुलेशन में। क्या ये सही बात है या कंप्लीटली ट्रू नहीं है? ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट है ये कहता है कि भाई यदि कोई वेरिएशन किसी ऑर्गेनिज्म में आया है और उस ऑर्गेनिज्म में उस वेरिएशन का कोई सर्वाइवल एडवांटेज है, तो क्या वही पॉपुलेशन में सरवाइव करेगा? क्यों? ये बात एक हद तक सही है कि यदि किसी वेरिएशन का सर्वाइवल एडवांटेज है, जैसे कि नेक की, जो जिराफ की नेक है उसका हमने पढ़ा था कि भाई उस वेरिएशन का एडवांटेज था इसलिए वो वेरिएशन उस पॉपुलेशन में रहा, ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक हम उसे सही कह सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली ट्रू नहीं है। ऐसे वेरिएशन जिनका कि सर्वाइवल एडवांटेज नहीं है वो भी एक पॉपुलेशन में रह सकते हैं, ठीक है, या वो वेरिएशन भी जो है एक पॉपुलेशन में सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नेक जो है जिराफ की नेक का हमने देखा, ठीक है, लेकिन जो कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें कि कुछ ऐसे भी वेरिएशन रहते हैं जिनका एडवांटेज नहीं है लेकिन फिर भी वो सरवाइव कर रहे हैं अभी भी पॉपुलेशन में, ठीक, जैसे कि ह्यूमन में देखा जाए, ठीक है, ह्यूमन में हेयर्स रहते हैं, ठीक है, और ह्यूमन में जो है हेड
जो हमारे हेयर्स रहते हैं, पहले जो गोरिल्लाज और चिंपैंजी थे उनमें बॉडी पे, पूरी बॉडी पे हेयर्स पाए जाते थे। और उनमें क्यों वो हेयर्स पाए जाते थे? क्योंकि एनवायरनमेंट से, टेम्परेचर से उनकी रक्षा करें, उन्हें बचाए, इसलिए उनके हेयर्स होते थे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ और उन्होंने क्या किया, एक्सटर्नल कोट्स जब पहनना स्टार्ट किए ताकि वो एनवायरनमेंट से बचे रहें, तो धीरे धीरे जो बॉडी हेयर्स थे वो कम होने लगे। ठीक है, लेकिन स्टिल कुछ कुछ ऐसे वेरिएशन अभी भी हैं जिनका हमें कोई उपयोग नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो वेरिएशन अभी भी ह्यूमन में है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेल जो है ह्यूमन में एम्ब्रियो में होती है, लेकिन जब एडल्ट स्टेज होती है या बच्चे होते हैं, जब फीटस बड़ा हो जाता है वूम में, तो वो टेल गायब हो जाती है क्योंकि वो टेल श्रिंक हो गई है धीरे धीरे। ठीक है, तो ऐसे वेरिएशन जिनका सर्वाइवल एडवांटेज नहीं है, वो हो सकता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो श्रिंक हो जाए, लेकिन वो सर्वाइव ही ना करें ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसे वेरिएशन जिनका कि कोई एडवांटेज नहीं है वो भी सर्वाइव कर सकते हैं ड्यू टू द जेनेटिक ड्रिफ्ट। हमने देखा था जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है एक ऐसा रीजन है, ऐसे एक्सीडेंट्स हैं जिसकी वजह से एक न्यू वेरिएशन प्रोड्यूस हो जिसका कि कोई सर्वाइवल एडवांटेज नहीं है। जेनेटिक ड्रिफ्ट में हमने एग्जांपल देखा था बीटल बग का, जिसका कि रेड कलर के बीटल्स फॉर्म हुए और ड्यू टू एन एक्सीडेंट जो कंप्लीट ग्रीन बीटल्स थे वो डिसअपियर हो गए, और अब जो ज्यादा संख्या थी वो किसकी थी? रेड बीटल की। ऑल्दो उन रेड बीटल्स का कोई एडवांटेज नहीं था, लेकिन वो जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से सरवाइव किया। ठीक है, तो ये कंप्लीट ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, एक हद तक ट्रू है कि यदि किसी वेरिएशन का सर्वाइवल एडवांटेज है तो पॉपुलेशन में वो सर्वाइव करेगा, लेकिन ऐसे वेरिएशन जिनका कि सर्वाइवल एडवांटेज नहीं है वो जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से सर्वाइव कर सकते हैं, या वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम श्रिंक भी हो सकते हैं या इनविजिबल हो सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का हमने रिवाइज किया, चैप्टर को रिवाइज किया थ्रू द एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज। नाउ आप भी घर पे पढ़िए और यदि कुछ डाउट्स रहते हैं तो यू कैन कमेंट।